बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, दिस इज थिंक न्यू मैथ सिलेबस 2 और मैथ्स 2 आपके पास है। और इसके जो एक्सरसाइज है 7A 7A में जो टॉपिक आपके पास है वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा। तो इसके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कुछ किए हैं, तो इसमें है डायरेक्ट वेरिएशन के रेफरेंस से। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन 5 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg of tree leaves when 3 kg of tea leaves cost $18। ठीक है जी। अगर आप इसमें देखें, इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसको पहले से रेशो मेथड से किया हुआ है, कोई स्टूडेंट इसको रेशो मेथड से किया होता है, तो मैं इसको रेशो मेथड से पहले सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो देखिएगा, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है 10 kg of tea leaves when 3 kg of tea leaves cost $18। इसका मतलब है कि फाइंड द कॉस्ट। आपने यूं करना है कि कॉस्ट रेशो कॉस्ट इज इक्वल टू आपके पास केजी और रेशो केजी हो जाएगा। ठीक है जी। अब वो कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg, यानी अगर आपके पास कॉस्ट का पता नहीं है, अगर 10 kg आपके पास लीव्स हैं, ठीक है बेटा। और फिर क्या कहते हैं कि 3 kg ऑफ लीव्स कॉस्ट $18, कि 3 kg ऑफ लीव्स कॉस्ट $18। यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे अपना 3 आ जाएगा। अब रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड। तो क्या बन जाएगा, क्योंकि यह डायरेक्ट है आपके पास, इसको जहन में रख लिया करें कि डायरेक्ट है कि इनवर्स है। तो ये डायरेक्ट है, क्योंकि अगर आपके पास केजी जो वेट ज़्यादा हो जाएगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर वेट कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी। तो x अपॉन 18 डिवाइडेड बाई 10/3। ठीक है जी। अब 18 को जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 दर 3 6 सर, तो इसका मतलब आपके पास है x इज इक्वल टू $60। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी का ही सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में उसने यानी कि जो वेरिएबल्स हैं वो तो सेम रखे हुए हैं कि केजी है ए केजी ऑफ शुगर, यानी कॉस्ट ऑफ ए केजी शुगर व्हेन बी केजी ऑफ शुगर कॉस्ट $3। तो देखिए, इसमें फिर वही बात है कि कॉस्ट रेशियो कॉस्ट इज इक्वल टू, यार प्रोपोर्शन आप कर सकते हैं। ठीक है जी, केजी रेशियो केजी। क्लियर होगी बेटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, इसको हम x क्या देते हैं, कॉस्ट ऑफ ए केजी ऑफ शुगर, यानी कि जब ए केजी शुगर होगी तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। जबकि आगे क्या कह रहा है, व्हेन बी केजी ऑफ शुगर कॉस्ट $3। डॉलर के कॉस्ट के नीचे सी लिख देंगे और केजी के नीचे बी लिख देंगे। ठीक है, वेट के हिसाब से। अब आपके पास बेटा क्या हो गया, यहाँ पे जरा क्योंकि ऊपर नंबर से वो थोड़ा आसान है, इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आराम से आपने इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, रेशियो मींस डिवाइड बेटा, x डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। तो c को हम ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू a c होल डिवाइडेड बाय b, क्योंकि c कॉस्ट की बात कर रहा है तो आप इसे कह सकते हैं कि ए सी ओवर बी, ये आपके पास डॉलर में आ जाएगा। ठीक है, मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा। तो क्वेश्चन 5 उम्मीद काफी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसका आज हम इसमें करें कि 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज अ मास ऑफ 7 kg। व्हाट इज द मास ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल। ठीक है, क्योंकि मैं इसके क्वेश्चन जो है हम रेशो मेथड से कर रहे हैं, इसलिए सारा हम एक ही मेथड यूज करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए बेटा, पूछ क्या रहा है कि 5/9 ऑफ अ पीस मेटल हैज अ मास ऑफ 7 kg। व्हाट इज द मास ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ द मेटल। ठीक है, मास पूछ रहा है, तो आप यूं भी कर सकते हैं कि मास यहाँ पे आपके पास आ रही है कि मास हो गया बेटा, मास रेशो मास इज इक्वल टू आपके पास है लेंथ की बात हो रही है, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना 5/9 ऑफ अ पीस। तो यहाँ पे आपके पास एक लेंथ की बात हो रही है कि लेंथ रेशो लेंथ का कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। आप इसको लिखेंगे कैसे, ये जरा देखिएगा कि 5/9 ऑफ पीस मेटल हैज मास 7 kg, यानी 7 kg मास है।
तो उसकी जो लेंथ बन रही है दैट इज 5/9। ठीक है जी। और फिर क्या कह पूछ रहा है जी कि व्हाट इज द मैस ऑफ 2/7, यानी मैस पूछ रहा है इफ द लेंथ इज 2/7 ऑफ द मेटल। ठीक है जी। तो अगर किसी ने इसको पहले लिख लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने जब लिखा है तो उसके मतलब आपने एक ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको ऑर्डर्स के हिसाब से लिखना है। ठीक है, कि थोड़ी सी गड़बड़ करेंगे तो फिर ज़ाहिर है वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नाउ रेशियो मीन्स डिवाइड x अपॉन 7/x, क्योंकि ये डायरेक्ट है आपके पास है कि अगर आपके पास लेंथ ज़्यादा होगी तो मैस भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लेंथ कम करेंगे तो उसका जो वेट है जो मैस है वो भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास अगर मैस ज़्यादा है तो उसका मतलब उसकी लेंथ भी ज़्यादा आ रही है, तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो अब मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ कि 7/x, तो ये देखिए ये फ्रैक्शन में है तो मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ 5/9 डिवाइडेड बाई 2/7। इसको पॉइंट समझिएगा बेटा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 7/x, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 5/9 डिवाइडेड बाई 2/7। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको देखिएगा 7/x इज इक्वल टू 5/9। अब जब डिवाइड होता है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, तो दैट विल बी 7/2। ठीक है, उलट हो जाएगी, रेसिप्रोकल इसका बेटा आ जाएगा। आपने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब हमने क्या करना है, अब आपके पास जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, अगर मैं इसको यूं सॉल्व कर लूँ 7/x इज इक्वल टू, देखिए अब कैंसिल नहीं हो रहा, 7 5 आर 35 और 9 2 आर 18, यानी हमने ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बेटा तो दैट विल बी 7 into 18 इज इक्वल टू 35x। ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ पे यूं लिख रहा हूँ कि 7 मल्टीप्लाई बाई 18, अब 35 को हम डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमने x से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, 35 को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं कि 7 1 ज़र 7 5 ज़र, अब 18 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़र 15, 3 बचेगा बेटा, और 3/5, क्योंकि केजी की बात, लेंथ की बात हो रही थी और केजी था, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/5 kg। ठीक है, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 3.5 kg। ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो ज़रा पिछले सवाल से डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसलिए फ़र्क है कि यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही है तो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ओके जी, क्लियर। अगर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अगर आपको समझ आ गई तो ओके लिख लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो प्लीज़ उसको दोबारा लिखिएगा या आपके पास, तो मैं ज़रा इसको ज़रा क्लियर कर दूँगा आपको बेटा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको ज़रा बताइएगा। थैंक यू।